वेलकम बैक टू द बीपीएससी पीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज में हम घटना चक्र में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। यह सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है इसमें हमारा बौद्ध धर्म। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में हुआ था, जो भी नेपाल में है। ठीक है, और कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, काशी के ऋषिपत्तम या मृगदाव, जिसे सारनाथ भी आज कहा जाता है, में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जिसको कहा जाता है प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन। एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मतलब जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेना, या इसका शाब्दिक अर्थ कहीं कहीं आपको दीपक का बुझ जाना भी मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो हमने डिस्कस किया, सारनाथ में दिया था, मतलब पहला उपदेश। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, आप इस पर विशेष स्टडी करके जाएं। बोध गया में किसी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था उनका? तो लुम्बिनी में हुआ था। निधन कहाँ हुआ? तो वो कुशीनगर में हुआ। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो बोधगया में। अब प्रथम जो प्रवचन था वो सारनाथ में। तो क्या बनता है इसमें? सीरीज बनता है 3, 2, 1, 4। आंसर हो जाएगा सी। कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो चौथी, क्योंकि ये कश्मीर में हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी राजगीर में, राजगृह। दूसरी हुई थी वैशाली में, और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, यही डिस्कशन नीचे दिया गया है। देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली नगर में हुई थी, पहली हुई थी। एक क्वेश्चन और भी यहाँ से बन सकता है, प्रथम बौद्ध संगति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति क्या बुद्ध के महापरिनिर्वाण से पहले हुई थी या बाद हुई थी? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अगला हम अपना इसके एक्सप्लेनेशन को और देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगति जो थी वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। चौथी हुई थी कहाँ? ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में हुआ था? तो यह राजगीर में हुआ था, इसे कहा जाता है आज राजगीर। प्रथम बौद्ध संगति महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुई। इसको भी अंडरलाइन करके रखना है, सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक जो था अजातशत्रु, इस संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक है, इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित हुए थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था। ठीक है, और उन्हें सुत्त पिटक और विनय पिटक नामक दो पिटकों में विभाजित किया जाता था। ठीक है, जो भगवान बुद्ध के जो उपदेश हैं वो सुत्त पिटक में है। ठीक है, विनय पिटक जो भी भिक्षु हैं उनसे उनके कैसे व्यवहार हो, इससे संबंधित एक संहिता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे कौन? महाकश्यप। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ हुई थी? तो ये राजगीर में हुई थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, ये भी राजगीर हो जाएगा इसका उत्तर। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? हमने डिस्कस किया, कश्मीर में हुई थी, कश्मीर के कुंडलवन में, और इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। यहाँ कठिन बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों का सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। ठीक है, टोटल जो पिटक है वो 3 है। ठीक है, सुत्त पिटक है एक, दूसरा है विनय पिटक, इन दोनों की चर्चा हमने शॉर्ट में ऊपर की थी। तीसरा है अभिधम्म पिटक, ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो उपदेश है उसकी दार्शनिक व्याख्या है। ठीक है, अभिधम्म पिटक में कनिष्क ने इन्हें ताम्र पत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। तो विभाषा शास्त्र किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह भी एक क्वेश्चन पीटी में पूछा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संगति की बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगीर के, ये हमने डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद है दूसरी जो बौद्ध संगति थी वो हुई थी काला अशोक, मतलब एक रूलर थे, उनके शासनकाल में हुई थी वैशाली में, जिसके जो अध्यक्ष थे वो सर्वकामिनी थे। कभी कहीं तो आपको सब्बाकामी भी लिखा हुआ मिलेगा। इनमें से किस शासक ने चतुर बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? हमने डिस्कस किया, कनिष्क ने। अशोक के शासनकाल में
बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई? तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। सिहली अंशुतियों, सिहली मतलब श्रीलंका से तात्पर्य है। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में हुआ था तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? ठीक है, ये भी पाटलिपुत्र होगा, हमने डिस्कस कर लिया है। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कहाँ? कुशीनगर में। अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, ठीक है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, हमने उससे डिस्कस किया है। उसके पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, जो राजगीर, वैशाली तथा कौशल राज्य में बुद्ध स्वयं गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। ठीक है, कौशल राज्य अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है, उसमें वहाँ पे इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है उसे वहाँ पे था। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे। ठीक है, यहाँ पे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सूकर मदव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्त अतिसार हो गया और भयानक पीड़ा से उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनारा मल्ल राज्य की जो राजधानी है वहां पहुंचे। यहीं पर 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हो गई 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, उनका बर्थ कब हुआ था? तो ये 563 ईसा पूर्व, हमने ऊपर डिस्कस किया था, एक बार उसको कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 563 ईसा पूर्व। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें त्रिपिटक किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है, हमने इसमें डिस्कस किया है तीनों के बारे में। विनय पिटक है, क्या है? तो दैनिक जीवन संबंधी नियम आचार विचार है इसमें। उसमें सुत्त पिटक है, महात्मा बुद्ध के उपदेश और उनके शिष्यों द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह है। तीसरा अभिधम पिटक है, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक है, तो देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा, इसमें दोनों के बीच अंतर है क्या में? महायान जो और हीनयान। ठीक है, इसको अगर आप और डिटेल में देखेंगे तो जो महायान है वो थोड़ा प्रोग्रेसिव नेचर का है। ठीक है, और ये थोड़ा रिग्रेसिव कहना ठीक नहीं है, बट जो भी ओरिजिनल जो सिद्धांत थे उनको मानने की कोशिश करता है हीनयान। ठीक है, तो अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हीनयान के जो संप्रदाय के जो लोग थे वो मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय के जो थे व्यक्ति लोग, फॉलोअर्स, वो बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे थे। ठीक है, यही मूलभूत अंतर है हीनयान और महायान संप्रदाय में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कितनी पीढ़ी का है? ठीक है, इस पे विवाद हुआ था और बीपीएससी ने इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, तो इसका कोई पॉइंट नहीं बनता इसे डिस्कस करने का। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी? 515 ईस्वी से 520 ईस्वी में। ठीक है, और यात्रा के उपरांत बौद्ध धर्म की प्रतियों के साथ वह चीन लौटे थे। बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए वो मिलने यहाँ आए थे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला कब? तो कनिष्क के शासनकाल में। अब याद करिए कनिष्क के समय क्या हुआ था? तो वो चौथा बौद्ध संगति हुआ था, कहाँ? कश्मीर के कुंडलवन में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कनिष्क के शासनकाल में चतुर बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म जो था दो भागों में बट गया था, क्या? हीनयान और महायान संप्रदाय में। एक्चुअली महायान शाखा बुद्ध को देवता मान लिया था और उनकी पूजा की जाने लगी थी, और इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। ठीक है, बोधिसत्व होते हैं जो भविष्य में बुद्ध के अवतार हैं, उनको बोधिसत्व कहा जाता है। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले शिक्षा प्राप्त की वो कौन थे? तो वो थे अलार कलाम और रुद्रक रामपुत। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि महाभिनिष्क्रमण है क्या? तो वो जो बुद्ध के घर छोड़ने की जो प्रक्रिया थी उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। ठीक है, और इसमें अलार कलाम को आप सांख्य दर्शन के प्रणेता के रूप में भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन समान नहीं है। आत्मदमन जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ज़्यादातर, और उसमें ज़्यादा इसमें जोड़ दिया जाता है। तप और भोग की अति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया है। ठीक है, जैन धर्म में नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, क्या किस तरह का मतलब स्टडी से संबंधित था? तो ये बौद्ध धर्म के स्टडी से मेनली संबंधित था।
ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन से अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था, ठीक है। इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। बाद में बुद्धगुप्त का भी इसमें रोल था उसका निर्माण करने में। तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी विहार को दान दिया, सॉरी। बुद्धगुप्त और जो तथागत गुप्त हैं ये उत्तर परवर्ती गुप्त शासक हैं, ठीक है। हो सकता है आपको मेनली जो बुक्स हैं वहां पे आपको इसकी चर्चा ना मिले, लेकिन जब आप बिहार का लूसेंट पढ़िएगा तो परवर्ती गुप्त शासक में आपको ये बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य जो है इनका नाम मिलेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म। और ये वैशाली के निकट है अभी। उनकी माता त्रिशिला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी, ठीक है। तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे, जिनसे दीक्षा लेकर वे आगे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, यहाँ पे एक डिस्प्यूटेड चीज़ है। एनसीईआरटी की कुछ पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व उद्धत है। इस आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने यही जन्म तिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी के जन्म की सही तिथि जो है वो 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध से के पहले के काल में है। और इसमें एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व ही दिया जा रहा है। तो अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप 599 ही टिक करेंगे, क्योंकि नई वाली एनसीईआरटी में यही दिया गया है। और जो बीपीएससी है हमेशा जो ऑथेंटिक सोर्स है वो एनसीईआरटी को ही मानती है ज़्यादातर केस में, तो आप इसको 599 ही मान के चले। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे, कौन थे? जमाली थे। और जमाली कौन थे? तो ये उन महावीर स्वामी की पुत्री जो है प्रियदर्शना, उनसे उनका विवाह हुआ था, जमाली का, ठीक है। और उनके प्रथम शिष्य थे भगवान महावीर के। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो ये पावापुरी में है, नालंदा में एक जगह है, वहाँ इनका मोक्ष स्थान है, ठीक है। जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान पावापुरी, ठीक है। 24वें ये थे। आप कुछ 24 हैं टोटल, सबका नाम याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन पहला 3 और लास्ट का 3 जरूर याद रखें। पहला जो है ऋषभ देव है, ऋषभ देव, और या पार्श्वनाथ हैं जो कि 23वें हैं शायद। इसको जरूर याद रखना चाहिए ये सब। उसके आगे है क्वेश्चन हमारा, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी, ठीक है। एक और चीज़ है, जो तीर्थंकर वाले जो हैं, आप उसमें 19वें जो तीर्थंकर है ना उनको जरूर याद रखें, जो अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन उनका नाम मल्लीनाथ है। और इनके में डिस्प्यूट ये है कि इसमें जो श्वेतांबर और दिगंबर जो संप्रदाय है उनमें ये डिस्प्यूट है कि ये मेल थे या फीमेल थे, इससे संबंधित डिस्प्यूट है। तो ये कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आइदर इन बीपीएससी और इन यूपीएससी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसे 14 पूर्व कहा जाता है। मतलब ये जो आगम है, वैसे जो जैन धर्म का जो सबसे पवित्र पुस्तक है उसे आगम कहा जाता है, लेकिन आगम से भी पहले जो पुस्तक थी उसे 14 पूर्व कहा जाता है, ठीक है। और ये नंद राजा के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है 14 पूर्व। इसके अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। हाँ, इसमें हुआ था इसका संकलन। त्रिरत्न यानी 3 रत्न, सटीक ज्ञान, सच्ची श्रद्धा, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये जैन धर्म से संबंधित है और इसको त्रिरत्न कहा जाता है। आज ही के वक्त संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। मक्खली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते महावीर की शिष्यता इन्होंने त्याग दी। विभिन्न स्रोत नंद वत्स एवं किंच नामक आजीविक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, जो मक्खली पुत्र गोसाल के पूर्व से कार्यरत थे। इसका अभिप्राय है कि गोसाल के पूर्व भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था, ठीक है। संभवतः इसी संप्रदाय की लोकप्रियता गोसाल द्वारा दिलाई गई थी। पाटलिपुत्र में बुलाए गए प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे, ठीक है। जो क्या हुआ था कि पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा था, तो कुछ जो जैन जो संप्रदाय था के कुछ लोग थे वो चले गए थे साउथ इंडिया में, ठीक है। तो जो चले गए उनको बोला जाता है दिगंबर, और जो यहीं रह गए थे उनको कहा जाता है श्वेतांबर, ठीक है। तो जो श्वेतांबर हैं उनके जो कह सकते हैं उनका जो लीड कर रहे थे वो स्थूलभद्र थे, और जो दिगंबर हैं
वो वापस जो साउथ इंडिया में चले गए थे उनको दिगंबर कहा जाता है। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये कलिंग नरेश खारवेल, ठीक है, ये नाम है। ठीक है, कलिंग के ये राजा थे। कलिंग यानी आधुनिक जो उड़ीसा वाला अभी एरिया है उससे बोलते हैं। तो कलिंग जो थे वो चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। उड़ीसा देखिए के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा में उसका बिना एक तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? पहला तो ये क्वेश्चन बनता है, तो ये कलिंग के जो राजा थे खारवेल उनसे संबंधित है और यह प्राकृतिक भाषा में है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें। वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया वो था जिम्बिका ग्राम, और उन्हें 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। जिम्बिका ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, और फलतः वे केवलीन कहलाए, मतलब जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। कैवल का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान, ये भी आप याद रखें। कैवल्य का अर्थ होता है पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है शैव तथा भागवत धर्म। इसमें पहला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो ये गुप्त लोगों की थी, गुप्त वंश की थी, सॉरी। भागवत और वैष्णव धर्म का जन्मोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। ठीक है, वैष्णव मतानुयायी थे, संभवतः उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। ठीक है, और इसमें वैष्णव धर्म में जो है विष्णु भगवान है, उनकी पूजा होती है। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों के राज चिन्ह था। ठीक है, तो जो भागवत संप्रदाय या फिर वैष्णव संप्रदाय का जो मेन उनके पोषण करता थे वो गुप्त राजवंश था। नाथपंथियों, सिद्धियों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो ये उत्तर भारत में बनाया इन्होंने लोकप्रिय। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है छठी सती ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसमें एक्चुअली ये क्वेश्चन शायद इसमें बीपीएससी ने इसका उत्तर ए को माना है। ठीक है, तो आप ए को ही मानेंगे क्योंकि पहले बीपीएससी ने माना है इसे। ऐसे इसे पाटलिपुत्र का संस्थापक में भी डिस्प्यूट हो सकता है कि क्योंकि इसको अजात शत्रु ने बसाया था मेनली, क्योंकि ये दो नदियों के संगम पे था और लिच्छवी जो गणराज था उन पर नजर रखने के लिए और वहां से किसी भी संभावित अपने जो क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने इस तरह इसे छावनी के रूप में बसाया था अजात शत्रु ने। तो शायद यही डिस्प्यूट यहाँ पे दिया जा रहा है। देखिए, ये गंगा और सोन नदी के संगम पर था और वहाँ यहाँ पे उन्होंने एक किला बनाकर इसकी स्थापना की थी और उदयन थे जिन्होंने इसे राजधानी बनाया था। ठीक है, शायद इसीलिए बीपीएससी इसे उदयन मान रहा है, बट क्वेश्चन जो वास्तविक संस्थापक अजात शत्रु थे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो यहाँ जो है ये भी उत्तर में शायद त्रुटि है कुछ। उदयन ने बनाया था सबसे पहले अपनी राजधानी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? तो उदयन थे। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो अजात शत्रु। देखिए यहाँ पे जिस डिस्प्यूट की हम बात कर रहे थे वहां पे ये आंसर दिया गया है, अजात शत्रु ने। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। अनर्त जो है वो गुजरात का एक क्षेत्र है। ठीक है, तक्षशिला कहाँ है? तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, चोल कहाँ है? तो ये साउथ इंडिया में था। ठीक है, और उपयुक्त में से एक से अधिक कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसीलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ई हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष होता है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, 6th सेंचुरी BC। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? तो ये हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये बिंबिसार थे। एक बार जो डायनेस्टी का जो कंसेक्यूटिव ऑर्डर है उसको याद रखना भी जरूरी है। सबसे पहले आता है हर्यक वंश, फिर आता है शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश, फिर आता है नंद वंश, फिर आता है मौर्य वंश। ये बीपीएससी द्वारा कई बार इसे सजाने के लिए दिया जा चुका है। फिर आता है शुंग वंश, फिर आता है कण्व वंश। ठीक है,
तो आप इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या है? तो यह राजगृह है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन में कुछ विशेष है नहीं, तो आगे हम बढ़ते हैं। मल जो था वो कहाँ का था राजधानी? तो ये कुशीनारा का। अंग जो कि बिहार में है, जो आधुनिक अपना भागलपुर का जो क्षेत्र है, वो है चंपा। ठीक है। वत्स की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। ठीक है। और तो गंधार की राजधानी तक्षशिला। तो क्रम क्या बन रहा है? क्रम बन रहा है 4 3 1 2। तो आंसर हो जाएगा ए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवी वंश के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, वैशाली में गणतंत्र। ठीक है, लेकिन ये आधुनिक गणतंत्र से इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे गण का अर्थ होता था कि कुछ लोग मिलके निर्णय लेते थे। एक संघ होता था, संघ के कुछ प्रमुख होते थे और वो प्रमुख मिलके निर्णय लेते थे। आगे हम देखते हैं, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। ओके। स्पार्टा और एथेंस जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीस से संबंधित है। जो एथेंस थी इसको सिटी ऑफ आप कह सकते हैं, यहाँ बुद्धिजीवी लोग का एक क्षेत्र था। और जो स्पार्टा था वो क्या था? तो यहाँ पे जो लड़ाकू लोग होते थे, मतलब जो सोल्डर्स होते थे, उनका जो क्षेत्र था वो स्पार्टा था। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री में इनका बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्ट्री रही है, तो इसके बारे में जानना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ये काम आएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी क्या? गिरिब्रिज या राजगीर। ठीक है। उसके बाद है प्राचीन महाजनपद की मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो इसमें आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि जो आरंभिक राजधानी थी वो राजगीर थी। पाटलिपुत्र बाद में आया। चंपा कभी राजधानी थी नहीं मगध की। वैशाली भी नहीं थी, अंग भी नहीं था। ठीक है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। अभी हमने ऊपर सीरीज को देखा था। और अजातशत्रु मगध वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? बिंबिसार, जिनकी हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। ठीक है। और अजातशत्रु जो है, इनकी हत्या जो है उनके पुत्र उदयन ने कर दी। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो कहाँ है? ये अगुंतर निकाय में है। उसके अलावा आपको भगवती सूत्र में भी मिलेगा। ठीक है। ये भगवती सूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रद्योत कहाँ के राजा थे? तो ये अवंती के राजा थे। ठीक है। और बुद्ध के समय अवंती का राजा चंड प्रद्योत था। इनकी पुत्री वासवदत्ता से वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास जो एक कवि है या फिर लेखक है, उनकी पुस्तक है स्वप्न वासवदत्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। इनमें जो कहानी है उसके वासवदत्ता और उदयन की कहानी है। ठीक है। और मुख्य रूप से आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंतिक था, मतलब एमपी वाला जो क्षेत्र है, जिसके दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। ठीक है। और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये जीवक थे। ठीक है। और बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंद्र प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का ने शासन किया? हमने ऊपर डिस्कस किया है, मौर्य साम्राज्य ने। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कलिंग नरेश से खारवेल का संबंध था, तो ई से था। ई मतलब एक से अधिक है यहाँ पे। कौन कौन? महामेघ वाहन वंश भी है और चेदी वंश भी है, मतलब दोनों एक ही वंश का नाम है, बट मतलब इसीलिए दोनों चीज दिया गया है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक होगा इसका आंसर। ठीक है। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघ वाहन नामक व्यक्ति था, अतः इसका नाम महामेघ वाहन वंश भी पड़ गया। ठीक है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है कहाँ से? तो हमने ऊपर डिस्कस किया था, हाथी गुम्फा के लेख के साथ। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरख गिरी किसके द्वारा विजित की गई? तो ये खारवेल के द्वारा। ठीक है। बराबर जो अपना जहानाबाद का जो एरिया है वहाँ पे है, तो उसका में जो गोरख गिरी जो पर्वत है उस पर किस पे जीत की गई? तो खारवेल के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंग जनपद की राजधानी थी चंपा। ठीक है। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी भी प्राप्त होता है। दिग्ग निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे ट्यून टू इनसाइड बिहार।